would be about participation. We have done a caste census in Telangana, and what we have found is shocking. Almost 90% of Telangana is either Dalit, Adivasi, backward, or minority. Almost 90%. And I am convinced that that is the story across the country. I am absolutely convinced that the OBC population of this country is not one less than 50%, possibly 55%. 16% are Dalits, 9% are Adivasis, 15% are minorities. Last budget, there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो. मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी. हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिला रहे. तो at the center of any new development paradigm for this country, which runs parallel with the production paradigm I spoke of, which works together with the production paradigm I spoke of, is the participation of lower castes, OBCs, Dalits, Adivasis in the wealth of this country. If we look at the largest corporates in this country, they're all owned. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by tribals. If we look at the biggest media companies that support the Prime Minister, every day we see the Prime Minister's pleasant face, smiling face on these media. None of them are owned by OBCs. None of them are owned by Dalits. None of them are owned by Adivasis. This is the fact. So central to any new development paradigm is the architecture of a new paradigm. And that architecture of the new paradigm can only be built once the caste census is placed on this table. Because once the caste census is placed on the table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power, how many of this country's institutions are owned by 90% of this country. There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population, and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है. पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए. जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई. ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया. पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है, देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं. और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे. कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या?
मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं।